इसके पिछाड़े में यानी कहीं पे जाके सटा दिया। तो अब बताइए, खुरपी था दीपल, चिंटुआ को कैसा एहसास होगा? जल जाएगा, चिल्लाएगा जोर से, अरे मैं मार दिलस, मार दिलस, गोरका मार दिलस हमरा के। ठीक है, तो गोरका मारेगा नहीं तो यहाँ पे देखिएगा जैसे इसके पीछे सटाया होगा ना खुरपी दीपल का ये गोरका, तो इसके जहाँ पे सटाया होगा ना वहाँ से वायरिंग गई होगी। हम आपको बताए थे कि दिमाग से 31 जोड़ी नसें निकली है जो इसके पूरे बॉडी में कनेक्ट है, हमारे बॉडी में भी कनेक्ट है, खाली चिंटुआ और गोरका के बॉडी में कनेक्ट नहीं है। तो इसके बॉडी में जैसे सटाया दीपाल का खुरपिया, तो दीपाल का खुरपिया का सिग्नल इसके दिमाग पर गया और दिमाग कहा कि लो तोरा का कोनो दगले बा। बहुखंडन में बहुत सारे टीम को बनाता है और द्विखंडन में 2 टीम को बनाता है। ठीक है, तो चाहे ये बहुखंडन करे या द्विखंडन करे, हर कंडीशन में ये अपने टीम को बनाते रहता है। परंतु जितने भी टीम बनते हैं ना इसके अमीबा के, जितने भी अमीबा के टीम बनते हैं ये सब टीम एक जैसे ही होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। अमीबा के जितने भी टीम बनेंगे ये सभी टीम एक जैसे होंगे। ठीक है ना, परंतु हमारे अंदर कुछ अलग अलग की बातें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे थ्रू कोई जीव बन रहा है तो उसमें कोई ना कोई अंतर मिलेगा, परंतु अमीबा जब अपन जीव को बनाएगा, अपनी संख्या को बनाएगा, तो वो एक जैसा बनाएगा। तो इसलिए अलैंगिक जनन इसको कहा जाता है। हालांकि जनन की 2 विधियाँ होती है, आपको पता भी होगा या नहीं पता होगा। तो ये प्राणी है, ये एक कोशिकीय प्राणी है। यही एक वो शैतान है जो अपने आप को विखंडित करके और अपनी टीम को बना लेता है। यही एक ऐसा शैतान है अमीबा, ठीक है, जो अपने आप को विखंडित करके एक जीव को बना लेता है। ठीक है, काश ये सिस्टम हमारे अंदर होता तो हम वो अपना। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे 10th क्लास का जो बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स माने चैप्टर्स, उन सभी चैप्टर्स का एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको साइंस में 3 ब्रांच होते हैं। 3 ब्रांच में सबसे पहला ब्रांच होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होते हैं। तो इन तीनों ब्रांच को कवर करने से पहले आपको यहाँ पे हम सबसे पहले बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को कवर कराते हैं, उसके बाद साथ साथ सभी टॉपिक्स को कवर कराएंगे। तो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर्स होता है क्या चीज़? जैव प्रक्रम, यानी जीवों में जैव प्रक्रम यानी पोषण। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग बायो प्रोसेस। ठीक है, और पोषण को न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो बायो प्रोसेस कहता है यानी जैव प्रक्रम कहता है कि जो सजीव प्राणी है उस सजीव प्राणी के अंदर कौन कौन से प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक जिंदा प्राणी, जैसे या तो वो मनुष्य हो सकता है या फिर जानवर हो सकते हैं या कोई पक्षी हो सकता है, उन सभी में ये सारे 6 सिस्टम्स पाए जाते हैं। जिन 6 सिस्टम्स को आपको बायोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला तंत्र आपका यहाँ पे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र कहता है कि सांस कैसे लेते हैं और सांस लेने में कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं, चाहे वो मानव की श्वसन तंत्र हो या फिर पशु पक्षी की श्वसन तंत्र हो या फिर किसी भी जीव जंतु के श्वसन तंत्र हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, है ना। क्या जो स्थलीय जीव हैं और जो जलीय जीव हैं, इन दोनों में श्वसन करने के प्रोसेस जो होता है क्या सेम होता है कि अलग अलग होता है? तो हम कहते हैं कि दोनों जना में जौन स्थल पर रहता है और जौन पानी में रहता है, इन दोनों में श्वसन तंत्र यानी सांस लेने का जो सिस्टम होता है कहीं ना कहीं सब में क्या होता है, अलग होता है। अगर बात करें जलीय जीव की, तो जलीय जीव जो जलीय जीव जैसे मछली हो गया, मछली जल की रानी है और रात को उसको पका के खानी है, तो रात को पका के नहीं खाना है। अब समझते हैं थोड़ा सा उसमें कि आखिर श्वसन तंत्र कैसे मछली करती है। मछली जो होती है जल में अपने गलफड़े के द्वारा, गिल्स के द्वारा क्या करती है, सांस लेती है। अगर फिश की बात करें हम लोग, फिश यानी मछली की, तो मछली जो होती है, मछली ये गलफड़े द्वारा क्या करती है, सांस लेती है। परंतु गलफड़ जो उसका गिल्स होता है ना, गिल्स में उसके गिल्स पट्टिकाएँ पाई जाती है, जो रेड कलर का होता है। वह रेड कलर में क्या होता है ना, आपको देखिए यहाँ पे उस रेड कलर में ब्लड होता है। ठीक है, यानी जो उसका गिल्स पट्टिका होता है, मछली में अंदर गिल्स पट्टिका जो होता है ना, उस गिल्स पट्टिका में क्या होता है, ब्लड पाया जाता है। क्या होता है, ब्लड। तो ये ब्लड क्या करता है, ब्लड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन होता है। क्या चीज़, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्टकट में H लिख देते हैं। और हीमोग्लोबिनवा जो है ना, ये ऑक्सीजन को पकड़ने का कारक है, फैक्टर। कहीं ना कहीं जितने भी हमारे अंदर भी ब्लड होता है, आपके अंदर भी ब्लड है, तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ने का कारक होता है। अब हम आपको पता है कि मछली जो होती है ये वाटर में कहीं ना कहीं रहती है, और वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। तो H2O में उसको खाली ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जब मछली पानी में बुड़कियाँ मारती है ना, तो पानी में रहता है ऑक्सीजन,
और इसके गिल्स पट्टिका में जब ऑक्सीजन जाता है ना, मतलब जल जाता है, तो जल में से क्या करता है कि वो गिल्स पट्टिका में ब्लड जो होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन जो होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। अब मछलियाँ उसमें पाकुर पाकुर करके सांस ले लेती हैं। कहने के हम लोग भी सांस लेते हैं, तो सांस लेने की प्रोसेस सभी जीवों में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहला जैव प्रक्रम ये रहा। उसके बाद अगर दूसरे जैव प्रक्रम की बात करें, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ या जीव किसी चीज़ को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद वो उस चीज़ को पचाता है। तो पचाने के उपरांत बहुत से ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे अगर मानव की बात करें तो मनुष्य में सबसे पहला ऑर्गन्स क्या होता है, मुख गुहा होता है। अब मुख गुहा में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मुख गुहा में कितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी मुख गुहा को हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कितने स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर। एक दांत होता है, दांत उस भोजन को कुचने का काम करता है, ठीक है। और उसके अंदर होते हैं लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो लार को स्रावित करती है। और एक होता है जीभ, जो जीभ क्या करता है कि उस भोजन को स्वाद को बताता है। यानी जितने भी जीव में ये 3 वक्कल कैविटी होता है, मुख गुहा, उनमें 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, 3 स्ट्रक्चर। तो 3 स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है टीथ, उसके बाद होता है टोंग, क्या होता है, टोंग होता है। और फाइनली उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। तो ये दांत क्या करता है कि उस भोजन को काटने, थुरने, पीटने में काम करता है, ठीक है ना। उसी तरह से टोंग क्या करता है, उसकी जीव को बताता है। कहीं ना कहीं जीव के ऊपर ना कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, कुछ कलिकाएँ पाई जाती है, जिनको स्वाद कलिकाएँ कहा जाता है। वे स्वाद कलिकाएँ उन भोजन के स्वाद को बताते हैं कि वो भोजन जो हम खा रहे हैं उस भोजन का स्वाद कैसन है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को जानकारी कौन देता है, यहाँ पे टोंग देता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। आप जितने भी तरह के भोजन खाते हैं ना, उस भोजन को गीला, एकदम गाढ़ा गीला बनाने का काम कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। कहीं ना कहीं इसके द्वारा कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जो एंजाइम उस भोजन को एकदम चिपचिपा बना देते हैं, जिसको निगलने में सहायक होता है। भगवान बहुत चालाक थे कि हमारे अंदर ये तीनों ऑर्गन्स दिए और बहुत से सारे ऑर्गन्स दिए। उन ऑर्गन्स को ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज नहीं, हालांकि सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, परंतु इसमें थोड़ा थोड़ा अभी हम झलक दिखा देते हैं। एक गाना नहीं निकला है, झलक दिखला जाए, ऐसे गाना निकला है, तो वही काम हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक बार झलक दिखा देते हैं, उसके बाद से झलक दिखाने के बाद आपको पढ़ाएंगे एकदम लाइन से, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होता है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब काहे ये हमारे अंदर जरूरी था, भगवान काहे हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स को डालें, क्योंकि सपोज डैट कि आपको अगर रोटी दिया जाए, आप बिना उसको चबाए आप खाइए, निगलिए, तो आप उसको घोंट नहीं पाइएगा, आप उसको घोंट नहीं पाइएगा। तो भगवान घोंटाने के लिए ही ना सलाइवरी ग्लैंड्स को हमारे अंदर दे दिए, ताकि जौन आदमी भी भोजन करेगा वो भोजन को अच्छा से चबाएगा। चबाने के बाद उसमें से लार निकलेगा, वही लार उसको भोजन को चिपचिपा बना देगा और हम आराम से उसको घोंट लेंगे। अब देखिए, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ना और भी काम करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, और भी काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं से लड़ने का काम करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बासी रोटी खाया और उस बासी रोटी में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया और जीवाणु हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। बैक्टीरिया और जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो यदि उस भोजन को वो ग्रहण कर ले तो उस बैक्टीरिया का घेंट ऐंठ देगा कौन, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो निकलने वाले अति क्या होते हैं, वो एंजाइम होते हैं वो। अब इसके अलावा आप देखिएगा ना, छोटे छोटे जो बचवा होता है लड़का, उसके बॉडी से एक कटोरा, दो कटोरा क्या निकलता है, लार निकलता है, लार निकलता है। तो वो लार उसकी सुरक्षा के लिए निकलता है। तो ऐसे इस तरह से करके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं पाचन तंत्र में, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं पाचन भी हमारे बॉडी में क्या है, जरूरी है। नहीं तो पाचन ना होगा तो हम लोग न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। तीसरा जो जैव प्रक्रम है, परिवहन तंत्र। क्या है, परिवहन तंत्र। तो परिवहन कहने का मतलब कि किसी चीज़ का इधर उधर से ले जाना, परंतु ये है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में परिवहन का मतलब कि हमारे शरीर में जो मिनरल्स होता है, जो ब्लड होता है, इसके हमारी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देखिए, अगर बात करते हैं परिवहन, बिजली परिवहन की, तो बिजली परिवहन में एक ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बिजली के सप्लाई को भेजता है। तो रिसीव कौन करता है उसकी बिजली को, तार। तो हमारे अंदर भी बाएं साइड में यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर है। क्या है, ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर का नाम है, ठीक है, परिवहन तंत्र में उस ट्रांसफार्मर का नाम है हार्ट। क्या है, हृदय है। तो हृदय क्या होता है, परिवहन तंत्र के सबसे अहम हिस्सा होता है।
यही हार्ट जो होता है ना, ये ब्लडवा को, ललका जो खूनवा होता है ना, खूनवा को आगे भेजने का काम करता है। तो ये ब्लड, ये हार्ट हो गया आपका ट्रांसफार्मर। और रिसीव करने वाला कौन होता है? तो रिसीव करने वाला होता है वेसल्स यानी नस, इसको हम लोग वेसल्स यानी रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं। रिसीव करने का काम कौन करता है? रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, वाहिनियाँ नहीं, रक्त वाहिनियाँ। तो ट्रांसफार्मर महाराज हमारे हार्ट, और उस हार्ट से रिसीव होने वाले ब्लड को स्थिर करने वाले कौन हैं? तो रक्त वाहिनियाँ हैं। रक्त वाहिनियाँ उस हार्ट से पंप किए हुए ब्लड को लेके आप पूरे हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब हार्ट का कुछ प्रेशर होता है इसमें, कहने का मतलब कि हार्ट कितना स्पीड से ब्लड को फेंकेगा, है ना। नॉर्मली देखा जाता है कि यहाँ पे जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये होता है 120 बटा कितना, 120 बटा बीपी का जो कंसीडर मान होता है ये 120 बटा 80 होता है, ठीक है। कितना होता है? 80। तो कहीं ना कहीं 120 बटा जो 80 होता है, 120 के स्पीड से हार्ट फच फच फेंकता है ब्लड को, ठीक है। और उसके बाद ब्लड रिसीव करता है कितना के स्पीड से? 80 के स्पीड से, 80 के स्पीड से नहीं, 80 के स्पीड से ये ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसको हम फाइनली मिला के बोल देते हैं क्या चीज़? ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कि कुल मिलाकर परिवहन तंत्र जो है ना, परिवहन तंत्र किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके फुल डिटेल्स वीडियो में अगले डे किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र कहता है कि हमारे बॉडी में नहीं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, कोई भी सजीव प्राणी हो, उसके अंदर कोई अगर उत्सर्जी पदार्थ है तो उस उत्सर्जी पदार्थ का बाहर निकलना क्या होता है? अति आवश्यक होता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो उत्सर्जन तंत्र जो होता है ये हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कान भी एक उत्सर्जी अंग ही है, नाक भी एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। और भी हमारे अंदर उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे किडनी हो गया, है ना, ये भी उत्सर्जी अंग है। तो कहीं ना कहीं इन उत्सर्जी अंगों से उत्सर्जी पदार्थ का निकलना क्या होता है? जरूरी होता है। जैसे नाक के द्वारा क्या निकलता है? पोटा। ये पोटा एक उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जन के माध्यम से निकलता है। शरीर के द्वारा जो सीबम ग्रंथि होती है, सीबम ग्रंथि द्वारा क्या निकलता है? पसीना निकलता है, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो इस तरह के बहुत से सारी चीज़ों का हमारे बॉडी से निकलना भी जरूरी होता है। जैसे अगर बात करें यूरिन की, तो यूरिन भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो यूरिन बाहर निकलने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसमें किस तरह की चीज़ें होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं यूरिन निकालने का मेन काम कौन करता है? वृक्क करता है। और वृक्क में लगभग, वृक्क का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो वृक्क का यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन। तो लगभग एक किडनी में ना 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। एक किडनिया में कितने लाख नेफ्रॉन? 10 लाख। तो ऐसे 2 किडनी है तो 2 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हालांकि किडनी के कुछ साइज में भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। क्या होता है? किडनी के कुछ साइड में भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं जनन तंत्र। जनन तंत्र जो होता है एक जीवित प्राणी यानी लिविंग थिंग्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ना। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे पृथ्वी पर किसी जीव की संतति अगर उत्पन्न है तो उसमें सबसे पहला योगदान किसका है? जनन तंत्र का योगदान है, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम का योगदान है। अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम ना होता तो हम लोग ना बनते और हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं बनती, पेड़ पौधे नहीं बनते, आज हम लोग मुर्गा भी नहीं खाते, ना ही मछली खाते। तो कहीं ना कहीं इसका ही योगदान है। तो जनन तंत्र किस तरह के सिस्टम्स को दर्शाता है? अब देखिए, जनन तंत्र जो होता है केवल ये लिविंग थिंग्स में ही होता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। जैसे अगर बात करें इस मार्कर के थ्रू, तो मार्कर जो होता है ना, ये अपने जैसे संतान को बना नहीं सकता है, परंतु कुछ जीव ऐसे, कुछ नहीं, जितने भी लिविंग जीव होते हैं, लिविंग जीव जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, वे सबके सब क्या होते हैं? जनन की प्रक्रिया को करते हैं। अब कुछ जीव ऐसे भी है जो अपने आप को ही विखंडित करके क्या करता है? एक जीव बनाता है। जैसे बात करते हैं अगर अमीबा की, तो अमीबा जो होता है यह एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है। ये एक कोशिकीय प्राणी है। यही एक वो शैतान है जो अपने आप को विखंडित करके और अपनी टीम को बना लेता है। यही एक ऐसा शैतान है अमीबा, ठीक है, जो अपने आप को विखंडित करके एक जीव को बना लेता है, ठीक है। काश ये सिस्टम हमारे अंदर होता तो हम वो अपना हाथ को तनी से काट के एगो जीव को बना देते हमारे जैसा। लेकिन इसमें जानते हैं क्या होता है कि अमीबा जब अपने आप को विखंडित करता है ना, विखंडित करता है, देखिए अमीबा द्विखंडन भी करता है, बहुखंडन भी करता है।
कंडीशन ये है कि बहुखंडन में बहुत सारे टीम को बनाता है और द्विखंडन में 2 टीम को बनाता है। ठीक है, तो चाहे ये बहुखंडन करे या द्विखंडन करे, हर कंडीशन में ये अपने टीम को बनाते रहता है। परंतु जितने भी टीम बनते हैं ना इसके अमीबा के, जितने भी अमीबा के टीम बनते हैं ये सब टीम एक जैसे ही होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। अमीबा के जितने भी टीम बनेंगे ये सभी टीम एक जैसे होंगे। ठीक है ना, परंतु हमारे अंदर कुछ अलग अलग की बातें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे थ्रू कोई जीव बन रहा है तो उसमें कोई ना कोई अंतर मिलेगा, परंतु अमीबा जब अपन जीव को बनाएगा, अपनी संख्या को बनाएगा, तो वो एक जैसा बनाएगा। तो इसलिए अलैंगिक जनन इसको कहा जाता है। हालांकि जनन की 2 विधियाँ होती है, आपको पता भी होगा या नहीं पता होगा तो ये सभी टीम एक जैसे होंगे। ठीक है ना, परंतु हमारे अंदर कुछ अलग अलग की बातें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे थ्रू कोई जीव बन रहा है तो उसमें कोई ना कोई अंतर मिलेगा, परंतु अमीबा जब अपन जीव को बनाएगा, अपनी संख्या को बनाएगा, तो वो एक जैसा बनाएगा। तो इसलिए अलैंगिक जनन इसको कहा जाता है। हालांकि जनन की 2 विधियाँ होती है, आपको पता भी होगा या नहीं पता होगा तो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो जनन की कहीं ना कहीं 2 विधियाँ होती है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन होता है। तो हम लोगों में लैंगिक जनन होता है जो स्पर्म और ओवम के विलन से बनता है। ठीक है, और यहाँ बात करो अमीबा में, तो अमीबा में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियाँ होती है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमीबा लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं वे अपने जनक के समान होते हैं। लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं वे अपने जनक के समान होते हैं, परंतु हमारे जैसे जीव के द्वारा जो जनन होता है वे अपने जनक से भिन्न होते हैं। ठीक है ना, अगर कुछ लक्षण हमारे अंदर अपने संतान में चले जाते हैं परंतु संपूर्ण लक्षण नहीं जाता है, परंतु अमीबा जो है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, इस तरह के जो जीव उत्पन्न होते हैं ना उन सब में समान लक्षण स्थानांतरित होता है इनके सभी टीमुआ में, चाहे वो अमीबा बहुखंडन विधि से किया हो या द्विखंडन विधि से किया हो। तो आपको पता हो गया जनन तंत्र। जनन तंत्र में हमारे अंदर बहुत से ऑर्गन्स होते हैं। मेल की बात करें, अगर मेल के फीमेल में सब में डिफरेंट टाइप का होता है, तो कहीं ना कहीं जनन तंत्र जो होता है ना इसमें अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में 2 ही गैमेट्स भाग लेते हैं, यहाँ पे स्पर्म और ओवम। तो इसमें स्पर्म और ओवम का भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है, ठीक है, 6 नंबर, नियंत्रण और समन्वय। आपको ई वर्ड से ना तनिक सुख नहीं समझ में आया होगा, ये तनिक सुख नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम एक वो अच्छा सा उदाहरण देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, नियंत्रण और समन्वय में सबसे अहम भूमिका होता है दिमाग का। किसका होता है? दिमाग का और स्पाइनल कॉर्ड का। समझ रहे हैं ना? तो हमारे मस्तिष्क के थ्रू ना लगभग 31 जोड़े नसें निकली हुई होती हैं जो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, कनेक्ट किए हुए रहती हैं, जोड़े रहती हैं। तो वो नसवा फ्री में नहीं बिछा है, वो नसवा इसलिए बिछा है ताकि अगर बॉडी के किसी भाग में कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं ना, अगर बॉडी के किसी भाग में कुछ हो रहा है तो वो ऑर्गन जिसके बॉडी से 31 जोड़े में से कोई नस जुड़ा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन तुरंत दिमाग के पास भेजेगा और दिमाग डिसाइड करेगा कि उसको छोड़ देना है कि मारना है। जैसे हमने को खुरपी धिपा लेते हैं, खुरपी धिपा के किसी के बॉडी में कहीं सटा देते हैं, तो सटाएंगे तो कहेगा उई मई, कहेगा ना जी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे सटाया था ना, जैसे मान लीजिए हम एगो चित्र बनाते हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको मिटाते हैं। देखिए ई है, इसका नाम कुछ रख देते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल बताते हैं आपको, नियंत्रण और समन्वय का एकदम कड़ाकड़ समझ में आएगा। ई है चिंटुआ, ठीक है, ये क्या चीज़? चिंटुआ। इधर है चिंटुआ के दादी, दादी नहीं बोल सकते, चिंटिया, चाहे छोड़ चिंटिया नहीं, ये है चिंटुआ। इधर है कौन? देखना, इसका नाम कुछ दे देते हैं हम लोग, क्या नाम दे? गोरका, इसका नाम देते हैं गोरका, ठीक है। तो चिंटुआ को गोरका ने क्या किया? गोरका ने चिंटुआ का किया, एगो खुरपी धिपाया, खुरपी धिका के इसके पिछाड़े में यानी कहीं पे जाके सटा दिया। तो अब बताइए, खुरपी था धीपल, चिंटुआ को कैसा एहसास होगा? जल जाएगा, चिल्लाएगा जोर से, अरे मैं मार दिलस, मार दिलस, गोरका मार दिलस हमरा के, ठीक है। तो गोरका मारेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे इसके पीछे सटाया होगा ना खुरपी धिपल का ये गोरका, तो इसके जहाँ पे सटाया होगा ना वहाँ से वायरिंग गई होगी। हम आपको बताए थे कि दिमाग से 31 जोड़ी नसें निकली है जो इसके पूरे बॉडी में कनेक्ट है, हमारे बॉडी में भी कनेक्ट है, खाली चिंटुआ और गोरका के बॉडी में कनेक्ट नहीं है। तो इसके बॉडी में जैसे सटाया धिपाल का खुरपी है,
तो दीपालका खुरपे का सिग्नल इसके दिमाग पर गया और दिमाग कहा कि लो तोरा का कोनो दगले बा। अब हो सकता है कि चिंटुआ अगर गुस्सा वाला होगा तो इसको 2 फाइट मारेगा जोर से, तो गोरका चिल्लाएगा जोर जोर से, समझ रहे ना। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण और समन्वय कहता है कि यदि आपके शरीर में कोई बाह्य अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है तो उसकी जानकारी हम अवश्य देंगे, नहीं तो आपके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम ही खराब है। आप इतना से समझ नहीं होंगे। और एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि हमारे बॉडी पे कोई मच्छर बैठा, ऐसे तो मच्छर नहीं बैठते, मच्छरनी बैठती है, क्या कि मच्छरनी को रिप्रोडक्शन करना होता है। मच्छर तो आराम से मस्ती में रहता है, ठीक है। मच्छर देखिए, मच्छरनी खून चूसती है, मच्छर बदनाम होता है, ये सरासर गलत बात है। हम हर वक्त कहेंगे इसमें क्या चीज़, मच्छरनी जब खून चूसती है ना तो यहाँ पे भी हमारे नसें के थ्रू सिग्नल गया होगा दिमाग के पास। तो जैसे मच्छर बैठेगा अपना इंजेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करेगा ना, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो अंग है ना हाथ, ये इन्फॉर्मेशन सीधे हमारे ब्रेन के पास जाएगा कि हमरा के ना कोनो काटता ना कोनो काटतिया, मैंने मच्छरनिया काटतिया। तो मच्छरनिया काटेगी ना तो धीरे से क्या करेगा, ये सिग्नल और भेज देगा दिमाग के पास। आ दिमाग कहेगा कि तेरा से कटवाओ तरीस, अभी रोक तोरा हम बचाओ तनी। तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेजेगा किसके पास, सोचिए किसके पास सिग्नल भेजेगा, जो अंग फ्री होगा उसी के पास सिग्नल भेजेगा। तो ये सिग्नल भेजेगा किसके पास, पैर के पास। पैर तो उठ ही नहीं पाएगा इससे, ठीक है। तो दिमाग बड़ी होशियार है, इसके बहुत ज़बरदस्त दिमाग से टेक्निकल है। भगवान यही तो एक टेक्निकल बहुत मस्त दिए हैं। तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेजेगा इस हाथ के पास, क्या कि ये खाली है, और हाथ ऐसे उठा के देर से मारेगा, फट दे, काम खत्म, मर गया मच्छरनी। हर बार मच्छर बदनाम होता है, मच्छरनी बदनाम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। आई होप एक और चीज़ आपको बताते हैं। जैसे अभी यहाँ हम लिख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग सिग्नल दे रहा है कि ते लिख, तभी तोरे स्टूडेंट पढ़िए सन, ना लिखबे तोरे स्टूडेंट ना पढ़िए सन, ठीक बा। तो दिमाग सिग्नल जितना भी देने का काम करता है, जो भी अपनी मर्जी से काम करते हैं ना, वे सब के सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब कल से इस जितनी भी सीरीज़ है ना श्वसन तंत्र, इसके एकदम वेरिफिकेशन के आधार पे इसके एकदम पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो कल की वैलिडिटी आज की वैलिडिटी को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल की वैलिडिटी को रिचार्ज करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हों तो ये चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।